अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है। अगर वो पूछ ले हमसे तो फिर किस बात का गम है। अगर वो पूछ ले हमसे। गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में स्वागत है। हमने कल तक की क्लास में जयपुर का इतिहास में जो प्रतापी शासक हुए उनका अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में जो जैसलमेर का भाटी राजवंश है, भाटी राजवंश में कौन से शासक प्रतापी हुए हैं और उनका जैसलमेर के निर्माण में क्या योगदान है, उनके बारे में आज जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशी यादवों से संबंधित करता है। वो खुद स्वयं क्या कह रहे हैं, जो भाटी है जैसलमेर के, वो स्वयं कह रहे हैं कि हम चंद्रवंशी यादव हैं। कौन है हम? चंद्रवंशी यादव हैं। और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। यहाँ पे विजयराज नामक जो शासक हुआ है, विजयराज के शासनकाल में भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। यानी कि विजयराज से पहले का इतिहास हमको प्राप्त नहीं होता है और विजयराज के बाद के शासकों का नियमित रूप से इतिहास हमको प्राप्त हो रहा है। विजयराज का जो पुत्र है वो भोज हुआ था, वे गौरियों से युद्ध करते हुआ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। उसका उत्तराधिकारी जैसल हुआ, जिसने जैसलमेर की नींव रखी है। ये जो जैसल है वो भोज का पुत्र हुआ है और इसी ने ही जैसलमेर की नींव रखी है। जैसलमेर के किले का इतिहास ढाई साके के लिए प्रसिद्ध रहा है। ये देखो दोस्तों, ये जो ढाई साके हैं जैसलमेर में, कहा जाता है कि जैसलमेर के जो इतिहास है वो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसमें जो सबसे पहला साका है वो जैसलमेर के शासक मूलराज के टाइम पे हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। दूसरा साका राहुल दूदा के समय हुआ, जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। और तीसरा साका है वो अर्ध साका है। जो तीसरा साका है वो अर्ध साका है, वो 1550 ईस्वी में हुआ, जब जैसलमेर के शासक लूणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी और अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर आक्रमण कर दिया। लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, किंतु अंतिम रूप से इस युद्ध में भाटी विजय हुए, यानी कि जैसलमेर विजय हुआ और जो ये अमीर अली है वो पराजित हुआ। इसलिए जोर तो नहीं हुआ लेकिन केसरिया जरूर हुआ था। इसीलिए इस घटना के बाद में इस साके को अर्ध साका कहा जाता है। अकबर के नागौर दरबार लगा था 1570 ईस्वी में। अकबर के नागौर दरबार में हर्राय भाटी, जो जैसलमेर के शासक थे, ने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। और भाटी वंश का जो अंतिम शासक है वो था जवाहर सिंह। ये जवाहर सिंह वही है जिसका संबंध सागरमल गोपा से हैं। तो इस प्रकार ये छोटा सा इतिहास है जो कक्षा 10 की किताब में दिया हुआ है जैसलमेर के भाटी राजवंश का। ये आपको अच्छी तरह से देखना है। उसके बाद में जो अगला इतिहास है वो है भरतपुर का जाट राजवंश। भरतपुर का जाट राजवंश और इस वंश के प्रतापी शासक कौन से हुए हैं? जाट एक कृषक जाति है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। जाट एक कृषक जाति है जिसका राजनीतिक रूप से उत्थान, पहले तो ये खुद किसान थे लेकिन फिर इन्होंने राजनीतिक रूप से अपनी शक्ति का उत्थान किया। कब किया? ये औरंगजेब के टाइम पे किया है। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। गोकुल को मार दिया गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजाराम ने जारी रखा और 1688 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व किया है। यह आपको इसमें देखना है। जो सबसे प्रथम प्रतापी शासक हुआ है भरतपुर के जाट राजवंश में, उसका नाम है चूड़ामन। चूड़ामन का शासनकाल 1695 से 1721 के मध्य रहा है। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन है? वो है चूड़ामन। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक है चूड़ामन, जिसका शासनकाल भरतपुर में 1695 से 1721 के मध्य रहा है। चूड़ामन ने मथुरा एवं आगरा के मुगल इलाकों में धावे बोलकर
मुगल शक्ति को झकझोर कर दिया। चूड़ामन ने क्या किया, एक तो मथुरा पर अटैक किया है, दूसरा आगरा पर अटैक किया है। चूड़ामन ने मथुरा और आगरा पर अटैक करके मुगल इलाकों पे धावे बोले और उन मुगल शक्ति को झकझोर किया। यानी कि चूड़ामन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है मुगलों के सामने। मुगल सम्राट ने कछावा नरेश बिशन सिंह को, कछावा आमेर के शासक है, बिशन सिंह को चूड़ामन के दमन के लिए भेजा। भाई बिशन सिंह को कहा कि तू जाके उस चूड़ामन का दमन कर। वो मथुरा और आगरा पर अटैक करके वहाँ पर ध्वस्त कर दिए उसने। पर बिशन सिंह को इसमें पूर्ण सफलता नहीं मिली है। इसमें पराजय ना तो बिशन सिंह की हुई है और ना ही चूड़ामन की हुई है। धीरे धीरे चूड़ामन ने अपनी शक्ति को बहुत ज़्यादा प्रबल किया, शक्ति को बढ़ाया और थून नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित कर लिया। चूड़ामन के बाद में जो अगले सब प्रतापी शासक हुए हैं वो हैं बदन सिंह। बदन सिंह का शासनकाल 1723 से 1756 के मध्य रहा है। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जयसिंह वही हैं आमेर वाले जयसिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि दी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये देख लो। बिशन सिंह मुगलों की तरफ से चूड़ामन को दमन के लिए आया था, वो आमेर का शासक। लेकिन उसके बाद में जयसिंह जो आमेर का शासक है वो बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो आमेर के शासक हैं वो समझ गए हैं कि भरतपुर के जाट जो शासक हैं वो धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने इनको साथ लेकर राज करना उचित समझा। और जयसिंह ने इसी क्रम में जयसिंह ने इसको ब्रजराज की उपाधि दी है। बदन सिंह को उपाधि भी दी है और साथ में जागीरें भी प्रदान करी है। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास बनाया और वहाँ एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण करवाया कर सुंदर जलमहल बनवाई। डीग के जलमहल प्रसिद्ध है, वो किसने बनाई है, बदन सिंह ने बनाया, आपको ध्यान रखना है। बदन सिंह ने क्या कर दिया, उसके बाद में उसको अपना निवास बना लिया और वहाँ पर सुदृढ़ एक बहुत बड़ा मजबूत गढ़ बनाया और पास में ही वो जलमहल बनाई और बाग बगीचे और लगाए। डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुमेर, भरतपुर और वेयर में दुर्गों का निर्माण करवाया है। देखो बदन सिंह ने क्या किया, डीग में तो महल बनाई है, उसके अलावा भरतपुर के कुमेर, भरतपुर और वेयर में भी दुर्गों का निर्माण किया इसने। बदन सिंह शांतिप्रिय शासक था। उसने जाट कछवा मैत्री यानी कि जाटों की और आमेर वालों कछवा वंश की दोस्ती कर अपने राज्य का विस्तार किया है। 1756 ईस्वी में इसकी डीग में मृत्यु हो गई बदन सिंह की। बदन सिंह के बाद में जो अगले प्रतापी महान शासक हुए हैं वो है महाराजा सूरजमल जी। महाराजा सूरजमल जी का शासनकाल रहा है 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य। महाराजा सूरजमल बदन सिंह का बेटा था और उत्तराधिकारी भी यही था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया है। सूरजमल ने क्या किया है, डीग के बाद में भरतपुर में गढ़ बनाया और उसको राजधानी बना दिया। इसने जयपुर के साथ दोस्ती और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। इसको पता था कि मैं जयपुर के साथ में यदि रहूँगा तो मैं निसंदेह रूप से अपने साम्राज्य का विस्तार करूँगा और सुरक्षित रहूँगा और मुगलों का भी मेरे ऊपर हाथ रहेगा। इसलिए इसने जो अपने पिता के द्वारा जाट और आमेर के भरतपुर और आमेर के बीच में जो दोस्ती चल रही थी उसको आगे बढ़ाया और सहयोग की नीति का अनुसरण किया है। जय सिंह की मृत्यु के बाद में जयपुर की गद्दी के लिए हुए उत्तराधिकार युद्ध, यानी कि जय सिंह की मृत्यु के बाद में क्या हुआ, जयपुर में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया 1743 और 1750 के मध्य। तो इसने सूरजमल ने क्या किया, ईश्वरी सिंह का पक्ष लिया था। ईश्वरी सिंह का पक्ष लिया और 1760 में ये अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया। क्या हुआ, 1760 में जब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ तो सूरजमल जी मराठों की ओर से लड़ने के लिए गए, मगर मराठा सेनानायक सदाशिवराव भाऊ, जो मराठा सेनापति था सदाशिवराव भाऊ ने इनके साथ में उचित व्यवहार नहीं किया। तो इनके व्यवहार से एक खीन होकर वापस भरतपुर लौट आए। पानीपत में फिर मराठों की पराजय हो गई। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण दी है। उसके बाद भी, इतना होने के बाद भी मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। फिर भी हारने के बाद में मराठों को सूरजमल ने ही शरण दी और सहायता भी प्रदान करी है।
1763 ईस्वी में रोहेलो के विरुद्ध युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंद्वी नजीब खान था। कौन था? नजीब खान इसका प्रतिद्वंद्वी था रोहेलो के विरुद्ध, और इसी युद्ध में सूरजमल जी की 1763 ईस्वी में देहांत हो गया। जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया। इतना डर था विद्रोहियों में कि सूरजमल जी की मृत्यु का पुख्ता स्पष्ट प्रमाण मिला इस नजीम खान को, तब माना कि उनकी मृत्यु हो गई है। ये सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में खौफ का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। महाराजा सूरजमल के बारे में लिखते हुए कालिका रंजन कानूनगो ने लिखा है, उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय न स्वीकार करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। ये इस प्रकार भरतपुर के जाट वंश का में कौन कौन से जो प्रतापी शासक हुए उनके बारे में अपन ने देख लिया है। उसके बाद में भरतपुर के बाद में करौली का यादव वंश में कौन से शासक हुए और वो किस प्रकार से अपने राज्य को आगे बढ़ाते हैं वो देखते हैं। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ता है। जो करौली के जो राजा हुए वो स्वयं को क्या मान रहे हैं? वो स्वयं को मान रहे हैं कि हम मथुरा की सूरसेन शाखा से तो संबंधित हैं और हमारा जो वंश है वो किसी न किसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। करौली के यादव वंश की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना आपको, करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 में की गई है। करौली में जो यादव वंश की स्थापना हुई है वो विजयपाल के द्वारा हुई है, और वो कब हुई है? 1040 ईस्वी में करौली में यादव वंश की स्थापना हुई है। इसने बयाना वर्तमान में भरतपुर में है को राजधानी बनाई। इसने क्या किया? विजयपाल ने जब 1040 ईस्वी में यादव वंश की स्थापना की तब इसने बयाना को अपनी राजधानी बनाया था। 1348 ईस्वी में अर्जुनपाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। जो करौली वर्तमान में है वो सबसे पहले अर्जुनपाल ने बसाया था और उस टाइम इसको कल्याणपुर के नाम से जाना गया। 1348 ईस्वी की बात है। फिर धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया है। देखो, करौली को राजधानी किसने बनाया है? करौली को राजधानी बनाया है धर्मपाल सेकंड ने 1650 ईस्वी में। 1650 ईस्वी में इसने करौली को राजधानी बनाया है। उससे पहले राजधानी कहाँ थी? उससे पहले राजधानी थी बयाना राजधानी बनाई है विजयपाल ने 1040 ईस्वी में। उसके बाद अर्जुनपाल ने कल्याणपुर कस्बा बसाया और उसी कल्याणपुर को धीरे धीरे करौली कहा जाने लग गया। और उसके बाद में धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बना लिया। गोपालपाल अगला शासक हुआ, उसने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में महाराजा हरबख्श ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर उनसे अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों की इसने महाराजा हरबख्श ने 9 नवंबर 1817 को अधीनता स्वीकार कर ली। और 1852 में नरसिंहपाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद मदनपाल का शासनकाल है। 1854 से 1869 को करौली का शासक बना दिया गया। इसके बाद में परमार वंश के बारे में बताया गया कि परमार वंश कौन है और परमार वंश का शासन कहाँ रहा है। परमार का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। यह आपको ध्यान रखना है कि परमार का मतलब क्या है। परमार का मतलब है शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। जो सबसे पहले जो परमार है, परमारों का जो शासन है वो सबसे पहले तो आबू के आसपास के क्षेत्रों में ही सीमित था। प्रतिहारों की शक्ति कम होने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। जैसे ही प्रतिहारों की शक्ति कमज़ोर पड़ी, जैसे ही प्रतिहार कमज़ोर पड़े, धीरे धीरे फिर उसके समानांतर परमार अपनी राजनीतिक शक्ति को सुदृढ़ करने में लग गए। आबू के परमार कौन थे? आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन है? धूमराज आबू के परमार वंश का संस्थापक है, लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहता, क्योंकि पड़ोसी है तो पड़ोसी ने
पड़ोसी से युद्ध तो होना ही स्वाभाविक है। तो पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवरा को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद धरणीवरा ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद में विक्रमदेव का पड़पोता, यहाँ के एक शासक हुए विक्रमदेव, उनके पड़पोते धारावर्ष जिसका शासनकाल है 1163 से 1219 तक। धारावर्ष ने आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। जो धारावर्ष है विक्रमदेव का पोता, वो आबू के परमारों का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया है, यानी कि गुजरात और मोहम्मद गौरी के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें ये धारावर्ष गुजरात का सेनापति था। उसने सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका। इससे पहले जो परमार वंश है वो सोलंकियों के अधीन थे, तो जो धारावर्ष है उसने सोलंकियों से अपना आप को आज़ाद कर लिया। उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे, पड़ोसियों से इसके अच्छे संबंध हैं, यानी कि नाडोल के चौहानों से इसके अच्छे संबंध रहे। उसके पुत्र सोमसिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूण वसई नामक नेमिनाथ का मंदिर बनाया। जो लूण वसई गांव का नेमिनाथ मंदिर है वो जो इसका धारावर्ष है, धारावर्ष का पुत्र सोमसिंह के शासनकाल में तेजपाल ने बनाया है। तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में, कहाँ पे, देलवाड़ा गांव में लूण वसई नामक नेमिनाथ का मंदिर बनाया। 1311 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान शासक लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी। ये देखो क्या हुआ कि 1311 ईस्वी में 1311 ईस्वी में क्या हुआ है, 1311 ईस्वी में के लगभग क्या हुआ, नाडोल के चौहान शासक जो इससे पहले तो नाडोल इसके साथ इनके अच्छे संबंध थे, लेकिन क्या हुआ, नाडोल ने साम्राज्यवादी नीति के अनुसार नाडोल के शासक लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर चौहान राज्य की स्थापना कर दी। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने देखा था सबसे पहले भाटी जैसलमेर का भाटी राजवंश, उसके बाद में देखें भरतपुर का जाट राजवंश, भरतपुर के बाद में करौली का यादव वंश और उसके बाद में परमार वंश। तो कल की क्लास में देखेंगे कि राजस्थान में मराठों का प्रवेश किस प्रकार हुआ और मराठों के प्रवेश होने से राजस्थान में क्या प्रभाव, राजस्थान की राजनीति, राजस्थान का शासन, राजस्थान की राज्य रियासतें किस प्रकार से प्रभावित हुई, ये अपन कल की क्लास में देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। आप इस क्लास को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करो जिससे सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों गुड नाइट, टेक केयर, लगातार पढ़ते रहिए आप इसी तरह से। कल की क्लास में मराठों का राजस्थान में प्रवेश देखेंगे।